कुछ चीजों के समाधान बहुत सरल होते हैं पर हम उन्हें देख नहीं पाते। आत्मविश्वास, उत्साह और कुछ कर दिखाने की क्षमता सबके अंदर होती है, लेकिन जरूरत होती है इस क्षमता को पहचानने की। जीवन में हमारे सामने कई बार ऐसी स्थितियां भी आती हैं जब मौका हमारे सामने खड़ा होता है और हम उसे लपक नहीं पाते। इसलिए अपनी काबिलियत और मौकों को समय पर पहचानिए और खूबसूरत बनाइए जीवन का ये सफर। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे मुख्य गतिविधियों के साथ। विदेशों में बढ़ रही है मेक इन इंडिया उत्पादों की डिमांड। देश के निर्यात को मिली गति। पहली तिमाही में अप्रैल से जून के बीच 200 अरब डॉलर रहा निर्यात। अप्रैल और जून 2024 के दौरान संचयी समग्र निर्यात भी 8.60% बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केपी शर्मा ओली को नेपाल के प्रधानमंत्री बनने पर दी बधाई। एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और नेपाल के बीच मित्रता के घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने और द्विपक्षीय सहयोग और आपसी हितों को और बढ़ावा देने के लिए मिलकर करेंगे काम। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। असम, गुजरात और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात कर बाढ़ और बारिश से बिगड़े हालात की ली जानकारी। हर संभव सहायता देने का दिया आश्वासन। G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में आउटरीच सत्र में हिस्सा लेने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इटली के 2 दिवसीय दौरे पर। G7 और अन्य साझेदार देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी लेंगे भाग। सोमवार को ज्यूरिख में WTO के महानिदेशक, भारतीय प्रवासियों और संभावित निवेशकों से की मुलाकात। और विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से मॉरिशस के 2 दिन की यात्रा पर। यात्रा के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ से करेंगे मुलाकात। अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक में लेंगे भाग। देश में निर्यात सेक्टर अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सोमवार को कॉमर्स मिनिस्ट्री ने आंकड़े जारी किए और बताया कि पहली बार किसी वित्तीय साल की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच कुल निर्यात 200 अरब डॉलर से भी ज्यादा हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है। मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में अप्रैल से जून के बीच 200 अरब डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है। ये एक रिकॉर्ड है। अप्रैल से जून 2024 में कुल 200.33 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ, जो पहली तिमाही में अब तक का सबसे ज्यादा है। वहीं अप्रैल से जून 2023 के मुकाबले इस साल की पहली तिमाही में कुल निर्यात 8.60% तक बढ़ गया है। जून 2023 के मुकाबले जून 2024 में भी एक्सपोर्ट 5.40% बढ़ गया। वहीं जून 2024 में व्यापारिक निर्यात में भी इजाफा हुआ है। जून 2024 में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सामानों में हुई है। वहीं ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स में भी तेजी है। कॉफी और जैविक और गैर जैविक रसायन भी इसमें शामिल हैं। केपी शर्मा ओली ने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। नेपाल की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने रविवार को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CPN-UML के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी और कहा कि वो दोनों देशों के बीच दोस्ती को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को लेकर काफी उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक पोस्ट में लिखा, नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में आपकी नियुक्ति पर मैं आपको बधाई देता हूं। मैं हम दोनों देशों के बीच मित्रता के गहरे संबंधों को और मजबूत करने और हमारे लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग का और विस्तार करने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई राज्य में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए इससे निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
सोमवार को अमित शाह ने असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से अलग अलग फोन पर बातचीत की और इन क्षेत्रों में भारी बारिश और बढ़ते जलस्तर के प्रभाव का आकलन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में तमाम जानकारी ली। मौजूदा स्थिति और अब तक उठाए गए कदमों के बारे में मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को बताया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भी गृह मंत्री ने फोन पर बात की। दोनों राज्यों में भारी बारिश के बाद नदियों में बढ़ते जलस्तर के कारण पैदा हुई स्थिति का गृह मंत्री ने जायजा लिया है। अमित शाह ने तीनों मुख्यमंत्रियों को स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। असम में बाढ़ और बारिश से जहां करीब 18 जिलों में 5 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, अब तक 109 लोगों की जान जा चुकी है। असम में बाढ़ से प्रभावित जिलों में कछार, चिरांग, दरांग, धेमाजी, धुबरी, डिब्रूगढ़, गोलपारा, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, करीमगंज, माजुली, मोरीगांव, नागांव, नलबाड़ी और शिव सागर शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में लगभग 1500 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बारिश से संबंधित घटनाओं में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं और अधिकारियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। जबकि गुजरात की बात करें तो वलसाड़ जिले में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों और राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ हिस्सों में बाढ़ आई है। मधुबन बांध में जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे आपदा प्रबंधन टीमों को तैनात करना पड़ा। राज्य में नेताओं के साथ अपने फोन कॉल के दौरान अमित शाह ने केंद्र के समर्थन का आश्वासन दिया। राहत और बचाव के कार्यों में सहायता के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल से सहायता प्रदान करने का भरोसा भी जताया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार यानी 18 जुलाई को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह देश की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत करेंगे और इसका टोल फ्री नंबर 1933 होगा, यानी 1933 ये नंबर होगा। इस पर लोग मादक पदार्थों से जुड़ी जानकारी साझा कर सकते हैं। साथ ही श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल कार्यालय का भी वो उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2023 और नशा मुक्त भारत पर सारांश भी जारी करेंगे। एनसीओआरडी की बैठक का उद्देश्य देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने में शामिल विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के प्रयासों में तालमेल स्थापित करना है। गृह मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई हुई है, ताकि मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाई जा सके। गृह मंत्रालय की 3 सूत्रीय रणनीति के जरिए 2047 तक नशा मुक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य तय किया है और इसे प्राप्त करने की दिशा में यह बड़ा कदम होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन की मॉरिशस यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ से मुलाकात करेंगे। अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय बैठक है जिसमें वो हिस्सा लेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर मॉरिशस के जाने माने नेताओं से बातचीत करने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों को आपसी संबंधों के अलग अलग पहलुओं पर व्यापक चर्चा का अवसर मिलेगा। इस यात्रा से भारत और मॉरिशस के बीच संबंधों का महत्व उजागर होता है और भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति, विजन सागर और वैश्विक दक्षिण क्षेत्र के विचारों के महत्व को बल मिलता है। बहुउद्देशीय और द्विपक्षीय संबंधों और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की प्रतिबद्धता जारी की जाएगी। G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में हिस्सा लेने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इटली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पीयूष गोयल ने अपनी ज्यूरिख दौरे के पहले दिन विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक डॉक्टर नगोजी ओकोन्जो-इवेला के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान वाणिज्य मंत्री ने WTO टीम के साथ प्राथमिकता वाले मुद्दों पर समीक्षा की और चर्चा की। WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के बाद से चल रही वार्ताओं और उनमें हुई प्रगति पर चर्चा हुई है। तमाम बातचीत के दौरान निष्पक्ष और सार्थक व्यापार परिणाम हासिल करने
और सदस्य देशों के बीच मुक्त और न्यायसंगत व्यापार सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। इसके अलावा प्रवासी भारतीयों और संभावित निवेशकों से भी मुलाकात करके भारत को व्यापार और निवेश के लिए, व्यवसाय और उद्योग के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री ने ज्यूरिख में प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात की। उन्होंने स्विस अर्थव्यवस्था और भारत स्विस संबंधों में बहुमूल्य योगदान को स्वीकार करते हुए प्रवासी भारतीयों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और नव हस्ताक्षरित भारत EFTA-TEPA के तहत उपलब्ध व्यापक अवसरों पर भी प्रकाश डाला। MMC कार्गो के प्रतिनिधियों सहित व्यापारिक हस्तियों और संभावित निवेशकों से मुलाकात की। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और निवेश के अवसरों पर चर्चा हुई है, जिसका उद्देश्य भारत की प्रगति और विकास का समर्थन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा निवेश को आकर्षित करना और आपसी साझेदारी को बढ़ावा देना है। भारत ने 2024-25 के लिए फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी यानी UNRWA को $25 लाख की पहली किस्त आज जारी की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के मुख्य कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए $50 लाख के योगदान की घोषणा की थी। इसमें फिलिस्तीनी शरणार्थियों को दी जाने वाली स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत और सामाजिक सेवाएं शामिल हैं। भारतीय मिशन ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के माध्यम से 2023-24 तक $3.5 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की। हाल ही में वित्तीय सहायता के अलावा एजेंसी के विशिष्ट अनुरोध के आधार पर फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए दवाएं भी भारत उपलब्ध कराएगा। दुनिया भर में डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के मकसद से G20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत और नंदन नीलेकणी की सह अध्यक्षता वाली G20 टास्क फोर्स ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। टास्क फोर्स की रिपोर्ट का मकसद दुनिया भर में DPI की नींव को मजबूत करना है। वित्त मंत्रालय ने 21 जनवरी 2023 को इस टास्क फोर्स को गठित किया था। टास्क फोर्स के काम के कारण भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी DPI इसकी परिभाषा और रूपरेखा को मान्यता मिली, जिसे ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की G20 अध्यक्षता के दौरान आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट जारी करते हुए भारत की G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अभूतपूर्व पड़ाव हासिल किया है। 9 साल में वो हासिल किया जो DPI के बिना 50 वर्षों में होता। आज भारत में UPI का उपयोग रेहड़ी पटरी विक्रेताओं से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल्स तक हर जगह हो रहा है, जिसमें वैश्विक स्तर पर डिजिटल लेन-देन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। लगभग 46% हिस्सा ये हिस्सेदारी भारत की है। सभी भारत के लिए कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आधारशिला साबित हुए हैं, चाहे वो 160 मिलियन लाभार्थियों के बैंक खातों में $4.5 बिलियन का ट्रांसफर हो या मोबाइल पर डिजिटल वैक्सीन प्रमाण पत्रों के साथ 2 साल में 2.5 मिलियन टीकाकरणों का वितरण करना हो। डिजिटलीकरण के मामले में भारत बहुत आगे है और उन्होंने विश्वास जताया कि रिपोर्ट दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक बनेगी। संसद के बजट सत्र में 31 जुलाई 2024 को लोकसभा की बैठक के लिए प्रश्नों का चुनाव होगा और इसके लिए कंप्यूटरीकृत बैलेट की प्रक्रिया 15 जुलाई 2024 को संसदीय सौद के समिति कक्ष ई में सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी और लोकसभा सचिवालय के निदेशक ए शिवनंदन की उपस्थिति में हुई है। लोकसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होती है। लोकसभा की कार्यवाही में प्रश्नकाल का महत्वपूर्ण स्थान है। सांसद प्रश्नकाल में सरकार की नीतियों, अपने संसदीय क्षेत्र और व्यापक लोकहित से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। प्रश्नों के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होती है। इस प्रक्रिया में सांसद और लोकसभा सचिवालय के अधिकारी मौजूद रहते हैं।
संसद का बजट सत्र 22 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 के बीच संपन्न होगा। 31 जुलाई 2024 की कार्यवाही के लिए प्रश्नों के चयन की प्रक्रिया संसद भवन परिसर के संसदीय सौध के समिति कक्ष ई में 15 जुलाई 2024 को आयोजित की गई। ये प्रक्रिया सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी और लोकसभा सचिवालय के निदेशक ए शिवनंदम की उपस्थिति में हुई। 31 जुलाई 2024 के लिए प्रश्नों के चयन में प्रश्नों की संख्या 1062 है, जिसमें तारांकित प्रश्नों की संख्या 520 और अतारांकित प्रश्नों की संख्या 542 है। दिल्ली मेट्रो ने अपने यात्रियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए 1 महीने के लिए 10वां ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2024 आयोजित किया है। ये काफी अहम सर्वे हो सकता है। इस सर्वे का मुख्य जो उद्देश्य है वो मेट्रो सेवाओं और सुविधाओं पर यात्रियों से उनकी प्रतिक्रिया को इकट्ठा करना है। इस दौरान व्यापक प्रश्नावली होगी, जिसके साथ व्यक्तिगत विषय भी होंगे और भाग लेने वाले यात्रियों से उनका रिएक्शन जाना जाएगा, प्रतिक्रिया हासिल की जाएगी। सर्वे में सुधार के लिए सुझाव भी मांगे जाएंगे। जो यात्री सर्वेक्षण में भाग लेना चाहते हैं वो DMRC की आधिकारिक वेबसाइट www.delhimetrorail.co यानी .com पर, एक बार हम दोहरा देते हैं, www.delhimetro.com पर जा सकते हैं और वेबसाइट की होम पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना इनपुट आप सबमिट कर सकते हैं। यात्री मेट्रो कार्यप्रणाली के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे उपलब्धता और पहुंच, ग्राहकों को दी जाने वाली तमाम सुविधाएं, सूचना सेवाओं की यानी सर्विसेज की क्वालिटी, ग्राहक सेवाएं, सुरक्षा पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दिल्ली मेट्रो यात्रियों को दी जा रही सेवाओं के बारे में यात्री क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए ये सर्वेक्षण आयोजित हो रहा है और इसके जो परिणाम रहेंगे, जो नतीजे रहेंगे, उससे प्राप्त फीडबैक के आधार पर मेट्रो सुविधाओं और सेवाओं के अलग अलग आकलन होगा सर्विसेज का और जरूरी सुधार करने में मदद मिलेगी। ये सर्वेक्षण 14 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। सड़क परिवहन और वाणिज्य मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा राजनीति के साथ साथ सामाजिक सरोकारों से भी वो जुड़े रहे हैं। अंगदान के लिए जागरूक करने और प्रेरणा देने वाली संस्था देहदान समिति के अध्यक्ष भी हैं। देहदान समिति ने मंत्री बनने पर हर्ष मल्होत्रा का देहदान समिति की ओर से आनंद उत्सव मनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर देहदान समिति के संस्थापक और मार्गदर्शक आलोक कुमार सहित बहुत से गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। कहने को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है, पर वो पूरे देश में जो सड़कों का जाल है और खाली सड़कें नहीं है उससे जुड़ी हुई, अगर सड़कों के जाल की बात करूं तो वो सिर्फ 20% काम है, 80% काम उससे एलाइड है। तो काम बहुत बड़ा है मैं मानता हूं, और कॉरपोरेट अफेयर्स तो अपने आप में सड़क मंत्रालय से भी बड़ा काम है। वो एक कैप्सूल के अंदर ही उसकी सारी पोटेंसी है। सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग, इस सबके मंत्री बनेंगे। कॉरपोरेट अफेयर्स, उनके मंत्री बनेंगे। ये ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मंत्रालय दिया हो, ये ऐसा नहीं है कि कोटा पूरा किया हो। 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय इस विश्वास के साथ दिए कि वो इसको निभा लेंगे। और इसलिए जब ये कहा कि कुछ समय के बाद में 2 साल 3 साल के बाद में जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो वो कैबिनेट में आएंगे, ये केवल आशावाद के तौर पे नहीं कहा, उनकी योग्यता उसके आधार पे कहा। पेरिस में ओलंपिक की शुरुआत 26 जुलाई से होने वाली है। ओलंपिक रिले मशाल रविवार को ग्रैंड पैलेस पेरिस पहुंच चुकी है। पेरिस में जब मशाल रिले की यात्रा पहुंची तो पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा। फिलहाल जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं ओलंपिक मशाल और रोशनी से जगमग पेरिस की झलकियों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।